से तकनीकी कारणों से कुछ देरी हो गई। फेसबुक लाइव के इस संडे संवाद में आप सभी का स्वागत है। नीतीश जी में विश्वास रखने वाले लोगों को मेरा नमस्कार, जदयू के सभी साथियों को मेरा नमस्कार, फेसबुक के मेरे सभी मित्रों को नमस्कार, आप सभी को मेरा नमस्कार। आशा करती हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। कोरोना वॉरियर्स को मेरा सलाम, जिन्होंने इस विकट परिस्थिति में हमारी बेतहाशा मदद की है और आज भी अपने कर्तव्य पथ पर डटे हुए हैं। आशा करती हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। आज जिस विषय पर मैं आपके समक्ष अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ या जिस विषय के कारण मैं आपके समक्ष लाइव आई हूँ, वह विषय है बिहार की राजनीति और आगामी बिहार विधानसभा चुनाव। आजकल जैसा कि आप सभी देखते हैं कि तेजस्वी यादव तरह तरह के सब्जबाग दिखा रहे हैं, बड़े नेता बनने की चाहत में हैं, अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में वो क्या कर रहे हैं, वो बिहार की सुशासन सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। कभी ताली पीट रहे हैं, कभी थाली बजा रहे हैं, कभी साइकिल चला रहे हैं, कभी नीतीश के सरकार पे तरह तरह के सवाल कर रहे हैं, तो कभी जातीय समीकरण अजमा रहे हैं या जातीय समीकरण अजमाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आप सभी से ये कहना चाहती हूँ कि जनाब, राजनीति यूं ही नहीं होती या कोई बड़ा नेता यूं ही नहीं बन जाता। बड़े नेता बनने के पीछे लोगों के बीच जाना होता है, लोगों के लिए जीना होता है, लोगों के लिए मरना होता है और उनको राजनीति में किस प्रकार का राजनेता बनना चाहिए या कैसी राजनीति करनी चाहिए, इसके लिए मैं आपके समक्ष जननायक कर्पूरी ठाकुर की कुछ लाइनों को आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगी, ताकि आपको ये समझ में आए कि एक बेहतर नेता की पहचान क्या हो सकती है या एक बेहतर नेता होता क्या है। कर्पूरी ठाकुर जी ने कहा था, जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पर लड़ना सीखो, हक चाहिए तो लड़ना सीखो, कदम कदम पर अड़ना सीखो, जीना है तो मरना सीखो। लेकिन ये बातें शायद तेजस्वी यादव को कहां से समझ में आएगी, क्योंकि उन्हें तो विरासत में बौद्धिक क्षमता, चिंतन, शिक्षा ये तो मिली ही नहीं है। उन्हें तो विरासत में केवल और केवल झूठ, फरेब, घोटाला, बलात्कार, तरह तरह के जितने भी तरह के कांड हो सकते हैं, वो सभी के सभी उन्हें अपने विरासत में मिले थे। जननायक कर्पूरी ठाकुर ने यूं ही ये लाइनें नहीं रच दी थी। उनका कहना था कि अगर नेता बनना है तो आपको जनता के लिए जीना होगा, जनता के बीच जाना होगा, पसीना बहाना होगा। लेकिन ये काम आपने कहाँ किया? जब जनता को आपकी जरूरत थी तो आप दिल्ली में बैठे हुए थे, क्यों नहीं आप आए बिहार की जनता की सेवा के लिए? मैं आपके समक्ष फेसबुक लाइव आई हूँ, उसके पीछे मकसद है कि मैं आपके समक्ष कुछ बिंदुओं को रखूं ताकि आप समझ पाएं कि उन बिंदुओं के माध्यम से आप गुजरें और ये आप समझें कि लालू कुनवा और राजद ने किस प्रकार से बिहार वासियों की लहू की स्याही से अपना स्वर्णिम कहानी रचा है। उन्हीं कुछ बिंदुओं को आपके समक्ष रखूंगी ताकि आपको यह स्पष्ट हो जाए कि यह पार्टी, यह परिवार कैसा है, जिसके माध्यम से आप पूरा का पूरा जो है जेडीयू का इतिहास या राजद के इतिहास को और लालू कुनबे की पूरी जो विरासत है उसको आप समझने की कोशिश करें। मेरा पहला बिंदु है और पहला सवाल है, या मैं पहला ऐसे सोचती हूँ, इनसे आप गुजरेंगे जरूर या इन पे आप सोचे जरूर। पहला मेरा सवाल ये है, या पहला मुझे लगता है कि लालू परिवार का हर व्यक्ति महत्वाकांक्षी है। चाहे मीसा भारती को आप ले लें, तेज प्रताप को ले लें, तेजस्वी यादव को ले लें, अगर ये सभी महत्वाकांक्षी नहीं है तो लालू यादव जेल जाते वक्त भी यह तय क्यों नहीं कर पाए कि उनके पार्टी में से या उनके परिवार में से, उनके कुनबे में से राजनीतिक मुखिया कौन होगा? इस सवाल को अभी भी वो जेल में बैठे हैं लेकिन छोड़कर चले गए। मैं दूसरा बिंदु आपके समक्ष रखना चाहती हूं कि कुछ समय के लिए अगर आप मान भी लें कि लालू यादव स्वजातीय या जातीय राजनीति के मसीहा थे, तो
तो मैं ये भी कहना चाहती हूँ, उनकी जाति के लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि आप किस भूल में हैं, किस फेर में हैं, क्यों आपको लगता है कि आपके ये मसीहा हैं। अगर आपकी इतनी ही चिंता रहती ना तो शरद यादव, रामप्रसाद यादव, रामकृपाल यादव को बाहर का रास्ता देखना नहीं पड़ता। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि अपने जाति के लोगों को भी नहीं, अपने जाति के लोगों के भी नहीं है। इसलिए आप इन्हें समझें, इन्हें समझने की कोशिश करें कि ये आपके नहीं हैं। और मैं आप इनके समर्थकों से मेरा एक सवाल है, या आपके दुराहगा या आपकी दोहरी नीति पर भी मेरा सवाल है कि आप जब बिहार जाते हैं तो वहां की चमकती हुई सड़कें, वहां के विकसित बिहार की तस्वीरें आप खींचकर सबको दिखाते हैं कि हमारा बिहार ऐसा हो गया, लेकिन जैसे ही जब क्रेडिट देने की बात आती है तो आप नीतीश सरकार में क्यों कहने लगते हैं कि नहीं, इन्होंने कुछ नहीं, इनका कारण नहीं है। कारण किनका है? तो कारण लालू यादव के कारण जो है पूरा का पूरा बिहार जो है विकसित हुआ है। क्यों नहीं आप नीतीश को क्रेडिट देना चाहते हैं? क्योंकि आप घोर अंधभक्त हैं। इसलिए मेरा सवाल है, आप बार बार फेसबुक पे जितने भी मैंने आर्टिकल लिखे हैं उस पर बार बार सवाल करते हैं कि मैडम आप नीतीश के कार्यों पे कभी चर्चा कीजिए। नीतीश के कार्यों पे मुझे चर्चा करने की आवश्यकता है। आप खुद उनकी तस्वीरें खींच कर लाते हैं और खुद दिल्ली या अन्य शहरों में ये बताते हैं कि किस प्रकार से नीतीश जी ने काम किया है। चाहे वहां की सड़कों को देख लें, वहां की महिलाओं को देख लें, वहां के स्कूल में जाते हुए लड़कियों को देख लें, वहां की किसी भी, चाहे क्रेडिट कार्ड हो या 7 योजनाएं हो नीतीश जी की, सभी योजनाओं पे आप ध्यान डालें, सभी का आप लाभ उठा रहे हैं। लेकिन उनको क्रेडिट देने की जब बारी आती है तो आप दुराग्रह के शिकार हो जाते हैं, लालू भक्त के शिकार हो जाते हैं, अंधभक्त हो जाते हैं। इस अंधभक्ति से आप उभरें। आप लालू में विश्वास करें, लेकिन उनकी अंधभक्ति या उनके कुनीतियों या उनके काले कारनामों से आप कभी ना कभी आप उनसे अलग हो, उनसे बरी हो। मेरा तीसरा सवाल है जो बहुत ही वाजिब है और मुझे लगता है बहुत ही जरूरी है, लोगों को जानना चाहिए। वो सवाल ये है कि मुझे ऐसा लगा, हमेशा ये मैंने महसूस किया कि लालू यादव ने कभी भी अपनी पार्टी में, चाहे योग्य नेता हो या शीर्ष नेतृत्व हो, कभी भी उसे तवज्जो नहीं दिया, उसे आगे नहीं बढ़ने दिया, उसे शीर्ष स्थान नहीं दिया, उस पर भरोसा नहीं किया। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपसे बात करती हूँ, रघुवंश प्रसाद सिंह कितने सरीखे नेता हैं। अब्दुल बारी सिद्दीकी मुसलमानों के मसीहा कहलाते हैं। मनोज झा, आलोक मेहता जैसे सरीखे नेताओं पे क्यों नहीं भरोसा किया? अगर इतना ही उनके अपने पार्टी में अपने जाति के लोगों पे भरोसा था तो जेल जाते वक्त जब वो जेल जा रहे थे तो क्यों नहीं वो अपने पार्टी में से किसी को मुख्यमंत्री की गद्दी पर आसीन करके जाते? लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। किया क्या? आपको भी पता है उन्होंने क्या किया। एक अनपढ़ महिला जो उनकी पत्नी है, उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी फ्री में थमा दिया। वाह रे वाह, कैसी राजनीति है और कैसा सामाजिक न्याय है और कैसा बिहार के लिए सोचते हैं। उसके बाद क्या किया? उनके लंपट साले जिन पे बलात्कार, अत्याचार, शोषण के ना जाने कितने मामले दर्ज हैं उनके खाते में, उनको संसदीय राज का सुख चटाया। दोबारा जब मौका मिला नीतीश जी के गठबंधन में, तब उन्होंने क्या किया? दोबारा उन्होंने यही किया कि उन्होंने अपने बड़े बेटे तेजस्वी यादव को स्वास्थ्य मंत्री, तेज प्रताप यादव को स्वास्थ्य मंत्री बनाया, तेज प्रताप को उप मुख्यमंत्री की कुर्सी थमा दी। वाह! और उनके पार्टी के बाकी नेता कहाँ गए? उनके स्वजातीय लोग कहाँ गए? ये सवाल आप क्यों नहीं करते हैं? और ये सवाल बिहार की जनता क्यों नहीं उनसे पूछती है? क्या संख्या के आधार पर राजनीति होती है? संख्या के आधार पर आप राजनीति करेंगे, लंपटगिरी करेंगे, घोटाले करेंगे और इससे बिहार आपको माफ कर देगा। इसलिए मैं कहना चाहती हूं कि वो अपने पार्टी के भी किसी भी सुयोग्य नेता को उसका मान, उसका सम्मान नहीं दे पाए। मेरा चौथा बिंदु है जिस बिंदु को मैं आपके समक्ष रखना चाहती हूं, या जिन बिंदुओं से आप गुजरे और थोड़ा सा ठहर कर सोचें कि क्यों आपको लालू से और तेजस्वी से, लालू कुनवे से आपको किनारा करना चाहिए। मेरा चौथा बिंदु यही है
कि आप देखें उनके मामा जी को तेजस्वी के मामा और लालू यादव के साले सुहास यादव को यह समझ में आ गया कि पहले रेंगती हुई सड़कें थी, आज दौड़ती हुई सड़कें हैं। लालू के समधी चंद्रिका राय को समझ में आ गया कि लालू यादव विनाश पुरुष थे और नीतीश जी विकास पुरुष हैं। उनके पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और जमीनी नेता रघुवंश प्रसाद सिंह को समझ में आ गया कि आरजेडी जो है नेताओं के या टिकट देने का खरीद फरोख्त का धंधा बन चुका है, अड्डा बन चुका है, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। वह आप उसको छोड़े ही। आप देखें कि उनके पार्टी के 6 विधान परिषद जिन्होंने नीतीश जी में विश्वास दिखाया और उनको समझ में आया, उनको मानना था, उन्होंने महसूस किया कि नीतीश जी सच्चे हैं और अच्छे हैं। ये सवाल आपको कहीं ना कहीं सालते नहीं है, आपको कचोटते नहीं है कि ये सब सारी चीजें अचानक हो गई है। क्या आपको अनपढ़ और अपरिपक्व मुख्यमंत्री चाहिए? इस तरह का मुख्यमंत्री चाहिए जो थाली बजाए? कोई बिहार के विकास के लिए कोई रोड मैप नहीं है, कोई चिंतन नहीं है, कोई सोच नहीं है, सिर्फ संख्या के आधार पर उनको सरकार में आ जाना चाहिए। क्या आप बिहार को इसी तरह बर्बाद होने देना चाहते हैं? मेरा 5वां सवाल भी है और बिंदु भी है। 5वां सवाल और बिंदु ये है कि वो बहुत सारे लोग, चाहे उनके स्वजातीय हो, लालू यादव के या बाकी ओबीसी के लोग, उनको सामाजिक न्याय के मसीहा मानते हैं और कहते हैं कि लालू ने यह आवाज दिया ओबीसी के लिए। अरे भाई, आवाज तो क्रिमिनल्स भी देते हैं, तो आवाज देने से काम चलता है क्या? कि आपको रचनात्मक कार्य करना पड़ता है। लालू यादव ने आवाज दिया, जिसके कारण कई लोगों ने मुझे मेरे आलेख में कहा कि आप लालू लिख पाती। मैं कहना चाहती हूँ कि मैं उनकी शैक्षणिक एजुकेशनल प्रोडक्ट नहीं हूं। अगर मैं रहती तो कभी भी बोल नहीं पाती। और ओबीसी के वो मसीहा कहलाते हैं, सामाजिक न्याय के मसीहा कहलाते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि उनकी पार्टी में क्या सामाजिक न्याय जिंदा है? अगर सामाजिक न्याय जिंदा है तो मेरा सवाल सुने। और वो सवाल ये है कि उनकी पार्टी में कितने लोहार, कितने नुनिया, कितने धोनिया, कितने तेली, कितने साहू, कितने बढ़ई, कितने कहार, कितने निषाद, माफ कीजिएगा कुछ जातियों के नाम छूट सकते हैं, को उन्होंने उचित स्थान दिया। उनकी योग्यता के अनुसार उनको उचित स्थान दिया। जो समाज में हाशिए पे थे उनको आगे लाने का काम किया, उनको मंत्री बनाया, उनको सांसद बनाया, उनको मुख्यमंत्री बनाया। क्या ये नीतीश कुमार है क्या जो जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बना देंगे? नहीं, ये केवल और केवल अपने परिवार और कुनबे को मजबूत करना चाहते हैं, अपना विकास करना चाहते हैं। इसलिए ओबीसी के साथियों, मैं आपसे आग्रह करना चाहती हूं कि आप लोग एक बार ओबीसी विमर्श पर भी सोचें कि आप जिनको मसीहा मानते हैं, वो मसीहा आपका किस प्रकार का है, किस प्रकार से उन्होंने आपकी लहू से जब आरक्षण की लड़ाई लड़नी होती है तो आपको आगे कर देते हैं, और जब उसका हिस्सा लेना होता है तो अपने परिवार और अपने लोगों को भर देते हैं। तो इससे दूर रहिए और इससे आप आगाह रहिए, इससे आप सतर्क रहिए कि किस प्रकार से। आप खुद ही बताएं ना कि जिन जातियों का मैंने नाम लिया, उन जातियों का उनके पार्टी में समीकरण क्या है? 6ठा और मेरे हिसाब से मेरा आखिरी बिंदु ही है जिस पर मैं बात करने जा रही हूं, वो ये है कि जिन मुस्लिमों की बदौलत वो सत्ता हासिल करते हैं और कूदते हैं और कहलाते हैं कि वो मुस्लिमों के नेता हैं, मुस्लिमों के मसीहा हैं, तो मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि वो मुस्लिमों के किस प्रकार के मसीहा हैं? जो दंगे करवाए थे उसके मसीहा हैं। उन्होंने कितने काम किए हैं मुस्लिमों के लिए? केवल और केवल उनका इस्तेमाल किया। और मैं कहना चाहती हूँ कि उनके लहू की स्याही से उन्होंने अपना स्वर्णिम कहानी रची है। लालू कुनबे ने मुस्लिमों के लहू से अपनी स्वर्णिम कहानी रची है। इस बात को मैं पूरे दावे के साथ कह सकती हूँ और कह रही हूँ। इसका प्रमाण मेरे पास है। अगर जब समय मिलेगा तो इस प्रमाण के साथ मैं आपके पास आऊंगी। मैं आपसे बहुत लोग जदयू के आज संडे संवाद है तो जदयू के
या जदयू के सभी नेता या सभी सदस्यगण आज लाइव होंगे और बिहार के विकास के कार्यों की चर्चा कर रहे होंगे। मैं बिहार के विकास की कार्यों की चर्चा इस तरीके से करना चाहती थी, आपके विमर्श को बदलना चाहती थी, आपके लिए नया विमर्श पैदा करना चाहती थी। आपके लिए मैं कहना चाहती थी कि केवल आपका विमर्श खड़ा करने के लिए आपको खुद भी आगे आने होगा। कोई किसी ने आवाज दे दिया तो उसको जिंदगी भर तक मानते रहना, ये कोई आपकी बौद्धिकता का प्रश्न नहीं है। अंत में मैं आप सभी से यही कहना चाहती हूँ कि एक बार जितने बिंदुओं को मैंने गिनाया है, उन बिंदुओं से एक बार गुजरें और ये समझने का प्रयास करें कि क्या लालू, राजग और लालू कुनबे ने बिहार के साथ न्याय किया, बिहार का विनाश किया, या बिहार का विकास किया, या बिहार का विनाश किया। मुझे लगता है इन्होंने बिहार का विनाश किया। आप एक बार सोचें, आप सभी बुद्धिजीवी हैं, आप सभी समझदार हैं, और इन बिंदुओं से गुजरें और समझें कि ये किसी का नहीं है, ना अपने जाति के हैं, ना ओबीसी के हैं। सवर्णों के तो इन्होंने जो हाल किया वो जग जाहिर है। इसके लिए कोई बयान की या किसी चर्चा की आवश्यकता नहीं। आप सभी उसके भुक्तभोगी हैं। आप सभी जानते हैं कि क्यों वहां से उद्योग धंधे हटे हैं, क्या अपहरण का दायरा था, क्या लड़कियां निकल सकती थी, किनका बलात्कार हो जाता, किन लड़कियों का बलात्कार हो जाता। ये तो सोचा ही नहीं जा सकता था। 15 साल का उनका जो राज रहा है, मुझे तो शर्म आती है कि जब राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी, मैं कर्नाटका में थी, लोगों ने मुझे कहा कि अच्छा तुम उसी राज्य से आया है जहां राबड़ी सरकार, मैं कर्नाटका में पढ़ रही थी, वहां लोगों ने मुझे कहा कि अच्छा तुम उसी राज्य से आया है जहां का सरकार राबड़ी देवी है, उपले थापती है। सोचिए मुझे कितनी शर्म महसूस हुई होगी बिहारी होने पे। आज मुझे बिहारी होने पे गर्व है, गौरव महसूस होता है। इसीलिए मैं एक सवाल आपको छोड़कर जाती हूं अंत में कि क्या आपको एक अनपढ़, अपरिपक्व, घोटालेबाज, बलात्कारी, शोषणकारी, अत्याचारी मुख्यमंत्री बिहार के लिए चाहिए, या सुशासन की सरकार चाहिए जो केवल बिहार के लिए सोचता है, परिवार के लिए नहीं सोचता है, जो विराट बौद्धिक क्षमता का पढ़ा लिखा व्यक्ति है, परिपक्व व्यक्ति है, बहुत ही दूरदर्शी व्यक्ति है, जो केवल जिसने पूरा का पूरा जीवन अपना होम कर दिया बिहार के विकास के लिए। आप एक बार सोचेंगे जरूर। यही मेरा मकसद था फेसबुक लाइव के पर आने के लिए। इसलिए आप सभी को नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी ने मुझे बहुत ही धैर्यपूर्वक और सब्र से सुना, और बहुत देरी होने के बावजूद आप सभी ने सुना। और थोड़ी सी तकनीकी कारण से देरी हुई और वीडियो में हो सकता है कि क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं हो। पहली बार लाइव हो रही थी, लेकिन उम्मीद करती हूँ कि अगली बार से नए विषय के साथ, नए जोश के साथ और नए सवालों के साथ आपके समक्ष में